नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज का मुद्दा आपके बच्चों से जुड़ा है क्योंकि मुद्दा छात्रों में मानसिक तनाव से संबंधित है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक सर्वे किया और उसमें चौंकाने वाले तथ्य उभर कर सामने आए हैं। एनसीईआरटी के मनोदर्पण प्रकोष्ठ ने मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर स्कूली छात्रों के नजरिए को समझने के लिए यह सर्वेक्षण किया। इसमें जनवरी से मार्च 2022 के बीच छठी से 8वीं और 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को शामिल किया गया। एनसीईआरटी ने इस सर्वे में 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 3.79 लाख छात्रों को इसमें शामिल किया। सर्वे में जो तथ्य उभर कर सामने आए हैं उनमें कई बेहद गंभीर हैं। मसलन पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम को लेकर 81% छात्र चिंता से घिरे रहते हैं। चिंता का प्रमुख कारण है देश के 29% स्कूली छात्रों में एकाग्रता का अभाव है। 33% छात्र अधिकांश समय दबाव में रहते हैं और 45% से अधिक छात्र स्कूल में अपनी छवि को लेकर परेशान हैं। 51% स्कूली छात्रों ने कहा कि उन्हें ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने में दिक्कत होती है, जबकि 28% से अधिक छात्र ऐसे हैं जो सवाल पूछने में झिझकते हैं। एनसीईआरटी ने इस सर्वे में 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया। जाहिर सी बात है, यह सर्वे कई सवाल खड़े करता है कि आखिर छात्रों में इतना मानसिक तनाव क्यों है, क्या वजह है, इस समस्या का समाधान क्या है। मुद्दा आपका में आज इस पे चर्चा करेंगे और इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे एम्स के मनोरोग चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर राजेश सागर जी से। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बात करेंगे योग गुरु सुरक्षित गोस्वामी जी से। सुरक्षित जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात दिनेश जी मैं आपसे करूंगा, आपसे समझना चाहूंगा इस सर्वे को। सबसे पहली बात ये कि ये सर्वे का आधार क्या रहा, कैसे किया गया, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहना है आपका? ये सर्वे जैसे आपने खुद बताया कि जनवरी से मार्च तक किया गया जी और इसमें छठी से 8वीं तक और 10वीं से 12वीं तक के बच्चों को हमने लिया। जी तो इस सर्वे का इसलिए ये लेना पड़ा क्योंकि जब हम देखते हैं कि बच्चों का परीक्षा के समय दिक्कतें आती हैं, तो क्यों आती हैं, तो ये सर्वे उस आधार पर किया गया। और इसमें जो विद्यालय रखे गए, सैंपल साइज हमारा काफ़ी अच्छा रोबस्ट सैंपल साइज है। लगभग 10 विद्यालयों से हमने लिया और लगभग 3,79,000 और 42 छात्र छात्राओं का ये सर्वे किया गया। जी और इस सर्वे से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इसमें रखी गई कि बच्चे उनको क्या दिक्कतें आती हैं। इसमें टूल जो हमने इसमें रखा कि ये बाइलिंगुअल था, गूगल फॉर्म में किया गया जी और हिंदी अंग्रेजी 2 भाषाओं में किया गया अक्रॉस द स्कूल्स। तो ये टूल जो था, ये टूल डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन रिस्पोंडेंट का इसमें ध्यान में रखा गया। और जो पहला भाग इस सर्वे का था, उसमें जो इंफॉर्मेशन सूचना छात्रों से इकट्ठी की गई, जी वो उसके व्यक्तिगत और सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए सूचना इकट्ठी की गई। और जो दूसरा पार्ट था, दूसरा हिस्सा था उसका, उसमें जो उनका अवधारणा थी एकेडमिक्स एस्पेक्ट्स को लेकर के और जो उनका जो इमोशनल एक्सपीरियंस जो उनका था, भावनात्मक जो अनुभव था उनका, जी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये स्ट्रेटजी अपनाई गई कि वो क्या इसमें अपना देखते हैं, किस प्रकार से इस चीज़ को लेते हैं। तो सर्वे जो था वो शेयर किया गया स्कूल्स में और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने गूगल लिंक इसमें दिया और वीडियो के माध्यम से ये सर्वे कंडक्ट करा गया, डाटा जी कलेक्शन इसमें किया गया। और डाटा कलेक्शन के बाद फिर जो है ये बहुत कॉन्फिडेंशियल इसको रखा गया, जी क्योंकि अगर ये व्यक्तिगत जानकारियां इसमें थी तो इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ये बहुत बड़ा आधार था कि किसी को पता न लगे कि उसने क्या बोला है, कैसे बोला। तो ये इसलिए ये एक्यूरेट है, जी उसको इस बात का अनुभव है कि जो बता रहा है वो किसी से शेयर नहीं करने जा रहा है। जी तो जिसने भी ये पार्टिसिपेट किया छात्र छात्राओं ने, तो उनको इस बात का पूरा एहसास कराया गया कि आपका ये जो भी आप बताएंगे व्यक्तिगत रहेगा और
इसको किसी प्रकार से भी कहीं शेयर नहीं किया जाएगा किसी भी। तो इसलिए आप बिना झिझक के आप बताइए कि आप सचमुच क्या परीक्षाओं के बारे में सोचते हैं, किस जी, प्रकार की दिक्कतें आपको महसूस होती हैं। तो ये तो इसका आधार है। और जब डेटा हमारे पास आ गया, तो वो डेटा आने के बाद फिर हमने इसको एनालिसिस किया, सांख्यिकीय माध्यम से परसेंटेज इसका निकाला गया और उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई। और जो ओवरऑल सेक्शन सर्वे का था पार्टिसिपेंट्स का, उसको हमने देखा कि इसमें 4 इंडिविजुअल सेक्शन स्कूल टाइप में हमने इसमें दिए, जी, जहाँ की डाटा लगभग 20,000 से ऊपर रिस्पोंडेंट्स का हमने इसमें रखा। तो जो इसमें एस्पेक्ट कवर किए गए थे, उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव जो अंडरस्टैंडिंग है, विभिन्न मुद्दों पर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, उसमें उनका अपने बारे में क्या सोचना है और वो अपने को कैसे देखते हैं, सामाजिक परिवेश में जी, कहाँ पाते हैं अपने को, समाज में किस प्रकार से अपने को देखते हैं और वो अपने जीवन से किस प्रकार से उनका संतुष्टि का जो पैमाना है वो क्या है, मापदंड क्या है, जी, अपना पर्सनल व्यक्तिगत और स्कूल में उनकी संतुष्टि का क्या आधार है, किस प्रकार से वो अपने को संतुष्ट पाते हैं। और उसके बाद उनका जो भावनात्मक अनुभव है, वो किस प्रकार से है, उनमें डर और जो चुनौती है, उसका क्या उनके पास उसका एलिमेंट है। और फिर ये भावनाओं से निकल कर के स्ट्रेटेजी बना करके कैसे वो अपने भावनाओं पर नियंत्रण करते हैं, कैसे कैसे चुनौतियों का सामना करते हैं या भय से किस प्रकार से वो मुक्ति पाते हैं, जी, इसके लिए वो क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये एस्पेक्ट हमने कवर किए। और इसमें जो हमको लगा कि जो छात्र हैं, वो जो कुछ भी करते हैं अपने जीवन में, वो ये महसूस करते हैं कि वो ज़िम्मेदारी के साथ काम करते हैं और स्कूल लाइफ में वो सैटिस्फैक्शन महसूस करते हैं, संतुष्टि उनको लगती जी, है स्कूल के जीवन से। और जो बहुतायत छात्र हैं, वो अपने को ट्रस्टवर्दी भी मानते हैं और वो किसी प्रकार का सामाजिक सपोर्ट लेने में भी अपने को हिचकिचाते नहीं हैं, अपने अच्छाई के बारे में किसी प्रकार से वो हिचकिचाते नहीं हैं। और उनका जो मूड स्विंग होता है, वो उसकी जो एंग्ज़ियसनेस है स्टडी के बारे में, परीक्षाओं के बारे में और परिणामों के बारे में, वो भी हमने देखा कि वो भी काफ़ी हाई मात्रा में उनके प्रति रहता है। अब जब वो वैसे तो नॉर्मली ठीक है, मगर जब परीक्षा आती है, जब रिज़ल्ट आने वाला होता है और जब जी, अपनी पढ़ाई को लेकर के वो कई बार चिंतित हो जाते हैं, तो इसमें एंग्ज़ायटी उनको दिखती है। जी, जहाँ तक हम देखते हैं कि छात्र और छात्राओं के बीच में जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, तो उसमें ये डेटा जो हमारे पास है, वो डेटा दिखाता है कि जो अधिकांश छात्र हैं, वो खुशी महसूस करते हैं और जो लड़के हैं, वो थोड़ा-सा लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा खुश महसूस करते हैं अपने को। जी, तो ये एक जो हायर परसेंटेज लड़कियों का है, वो अपनी एंग्ज़ियसनेस जो है, वो जनरल में अपने स्टडीज़ के प्रति, परीक्षा के प्रति, रिज़ल्ट के प्रति उनमें जी, उत्तेजना थोड़ा ज़्यादा होती है। अ, और लड़कियों का जो ये मूड स्विंग की बात है, थकने की बात है, उसमें कभी-कभी वो फिर अकेले में रोती भी हैं, दिनेश उनके जी, आँसू भी आ जाते हैं। जी, तो लड़कियों में कुछ ये ज़्यादा देखा गया है, ये ज़्यादा पाया गया है। जी, इसी प्रकार से जो छात्र हैं जब वो अपना मिडल से सेकेंडरी स्टेज पे जाते हैं, तो उस स्थिति में ये हम देखते हैं कि उसमें कॉन्फिडेंस कुछ कम होने लगता है। अपने फिजिकल अपीयरेंस के बारे में वो ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। अपने को देखना, अपने को शरीर पे ज़्यादा ध्यान देना, इस प्रकार से वो कुछ अपने बारे में ज़्यादा मैं देखने इसकी लगते दिनेश हैं। जी आपसे एक वजह समझना चाहता हूं मैं जी, कि जी, पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम, अगर जी, इसको लेकर 81% छात्र चिंतित जी, रहते हैं, परेशान रहते हैं, एंजाइटी उनमें रहती है, इसके जी, पीछे वजह क्या है? क्या कैरियर संबंधी, जाहिर तौर पर कैरियर की चिंता होती है, भविष्य में जी, कैरियर जी, कैसा होगा? क्या माँ जी। बाप की, पेरेंट्स की अपेक्षाएं या स्कूली व्यवस्था जो है, जो सिस्टम है, किसकी वजह से ये चिंतित रहते हैं बच्चे, या पढ़ाई का जो पैटर्न है, जो तरीका है, उसको लेकर कुछ मन में है? देखिए, मैं इस बात को बहुत साधारण शब्दों में कहूँ, जी, मैंने पहले भी कहीं ज़िक्र किया कि आजकल जैसे हम देखते हैं कि मार्क्स को लेकर के, परसेंटेज को लेकर के, अक्सर हर आदमी चिंतित रहता है और पहले ये नहीं होता था। पहले 70% मार्क्स आते थे तो लोग उसमें टॉप कर जाते थे।
आज 100% मार्क्स आने के लिए लोग प्रयास करते हैं। तो ये जो इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन मार्क्स में भी है पैसे के साथ-साथ, और ये बड़ा कारण है कि हर आदमी टॉप में जाना चाहता है। जी। तो ये एक समझना पड़ेगा कि ये मार्क्स और जो पैटर्न है हमारा कि नंबर पर आधारित जो असेसमेंट का तरीका है उसको बदलना पड़ेगा। क्योंकि बच्चा अगर खाना अच्छा बना सकता है, गाना अच्छा गा सकता है, डांस अच्छा कर सकता है, खेल अच्छा सकता है, या सामाजिक सरोकारों में अच्छा जुड़ सकता है, तो वो भी तो असेसमेंट का पार्ट बनना चाहिए। एनईपी ने इसीलिए इस प्रकार के असेसमेंट के प्रति हमको अपनी धारणा बदलने की बात की है। तो सबसे पहले मैं ये देखूँगा कि असेसमेंट का तरीका हमें बदलना पड़ेगा, और दूसरा, पेरेंट्स भी उसी तरफ जाते हैं, परसेंटेज के हिसाब से बात करते हैं, कितना परसेंट आया, क्यों आया इतना कम परसेंट, और फिर बच्चा उसको रटता है। तो जो पढ़ाई का तरीका है वो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड होना चाहिए। जी। मतलब जो हम बात करते हैं कि इतना चैप्टर पढ़ लिया, वो याद हो गया नहीं हो गया, तो इसलिए अब जोर इस बात पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड, कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, और कॉम्पिटेंट किसी एक चीज में नहीं होता है। अगर वो सेल्फ सफिशिएंट है, अपना काम खुद कर सकता है, अपने पे निर्भर है और सीखने की प्रवृत्ति है, तो क्रिएटिविटी, कॉम्पिटेंसी, ये मुख्य आधार उसका होना चाहिए असेसमेंट का। और इसलिए अगर इसको दूर करना है तो एनईपी ने इसके बारे में हमें सही बात कही है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, और हम किसी चीज़ को अगर करते हैं तो वो हमें आनी चाहिए। जी। तो ये जो हमारा पठन-पाठन का तरीका है, उसकी वजह से भी ये समस्या है, और समाज की जो एक धारणा बन चुकी है, और माँ-बाप का जो एक बिहेवियर है बच्चों के साथ, माँ-बाप एक तो समय नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, बहुत कम समय देते हैं। अक्सर हमने देखा कि आजकल शहरों में रहने वाले माँ-बाप तो दोनों काम करना करना चाहते हैं, अपना बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं, समझते नहीं हैं, तो इसलिए वो केवल रिज़ल्ट पूछते हैं। तो जब वो केवल परिणाम पूछते हैं, तो परिणाम के लिए फिर वो देखते भी हैं कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो जी। इस प्रकार से ये चीज़ें जब कम होंगी, तब जाकर के ये सर्वे हमारा मानसिक रूप से जो नतीजा बच्चों का दिखा रहा है, वो सर्वे ठीक किया जा सकता है। तो मैं तो दिन मुख्य आधार से इसमें जी। पढ़ाई का जो तरीका है, स्कूलों की व्यवस्था तो उसी तरह से चलेगी। उसमें हम ये देखना चाहिए हमको कि जब हम पढ़ाई का तरीका बदलेंगे, तो असेसमेंट का तरीका बदलेंगे, तो फिर स्कूल अपने आप ही अच्छे जाहिर हो तौर पे जाएँगे, और दिनेश जी इसके इसके बारे में। जी। जाहिर तौर पर दिनेश जी इसके तमाम पहलू हैं, उन पे भी मैं चर्चा करूंगा और खास मेहमान भी मेरे साथ मौजूद है। लेकिन एक बात मैं आपसे और समझना चाहता हूं कि 51% स्कूली छात्रों ने कहा कि उन्हें ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने में दिक्कत होती है। जी। 28% ऐसे हैं जो सवाल पूछने में झिझकते हैं। अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो उत्तर ठीक से कैसे मिलेगा, कैसे बच्चा पढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? जी। तो ऑनलाइन की जो बात है वो सही है। जी। इसलिए कि दिक्कत इसलिए होती है ऑनलाइन में कि एक तो हम देखते हैं कि कनेक्टिविटी का इश्यू रहता है। बच्चे का फिर मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी देखना पड़ता है। बहुत सारे बच्चों का अगर हम आँख टेस्ट नहीं कराते हैं, उनको दिखता नहीं है सामने, और उसको समझ में दिक्कत आती है उनको। तो ये भी ज़रूरी है इसमें। जी। और कनेक्टिविटी रहना, और उसका जो नेट की कनेक्टिविटी है वो ज़रूरी है। उसके पास वो इक्विपमेंट भी होना चाहिए, उस तरह का होना चाहिए, क्वालिटी वॉइस आनी चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए, और फिर ये मोनोलॉग हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ संवाद होता है ऑनलाइन में, सामने बैठ कर के शिक्षक बैठा है और पढ़ा रहे हैं, शिक्षक-शिक्षिकाएँ पढ़ा रही हैं, तो उनके जो व्यक्तिगत जी। जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उसका बड़ा असर पड़ता है। और हम ऑनलाइन बोल रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं, बच्चा समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, उस पे चर्चा नहीं हो पाती है। जी। और कनेक्शन अगर हट गया बीच में, तो बात अधूरी रह जाती है। तो ऑनलाइन ये तो जायज़ बात है, जी। इसलिए ये बिल्कुल। समस्या है। दूसरा विषय आपने क्या रखा था? जी। मैंने ऑनलाइन शिक्षा पे कि बच्चे सवाल पूछने में हिचक रहे हैं, झिझक रहे हैं, हाँ। झिझकते हैं। जी, इसीलिए झिझकते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि पढ़ाई क्या हो रही है। कि मैंने बताया ना कि इसलिए कि ट्रांसमिशन का जो इश्यू है, वो पूरा तरह से वो ऑनलाइन में नहीं समझ जी। पाते। जाहिर और सी फिर बात। वो जब तक सवाल पूछने के लिए तैयार होते हैं, तब तक कोई और पूछ लेता है। जी उनका दिनेश जी। नंबर नहीं आता है, इसलिए वो सोचते हैं कि, और फिर सबके सामने देख रहे हैं, कनेक्शन में जुड़े हुए हैं सबके सामने, वो कुछ पूछ रहे हैं, उनको खुद पता नहीं है कि पूछना क्या है। तो जाहिर सी समझ में बात ही है। नहीं आएगा कि पढ़ाई क्या करा रहे जाहिर सी हैं। बात है, जाहिर सी बात है, जी, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस तरह से शिक्षा में टेक्नोलॉजी का समावेश हो रहा है, उसके जी, चलते कुछ दिक्कतें भी हो रही हैं, कुछ जी, सुविधा का भी एक आधार रहता है उसके पीछे। लेकिन जी, सवाल सबसे बड़ा बच्चों के मानसिक तनाव का है। और प्रोफेसर राजेश साकर जी भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं स्टूडियो में। राजेश जी, आपने सुना एनसीईआरटी ने जो सर्वे किया है, और दिनेश जी ने उसके बारे में भी जानकारी दी। जिस तरह की एक तस्वीर उभर के आती है कि अगर बच्चा पढ़ाई को लेकर तनाव में रहेगा, चिंतित रहेगा, एंजाइटी में रहेगा,
तो उसका भविष्य आगे कैसा होगा? इससे बचाव का तरीका क्या है और ये स्थिति बन क्यों रही है? देखिए, ये बात सही है, जी। जैसे सर्वे का डिस्कशन अभी हो रहा था, इसके बारे में जो चर्चा हो रही थी, और मैं सहमत हूँ कि 81% जो 81% जो बात कही है। लेकिन इतना मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि एक मनोचिकित्सक होने के नाते जी। मैं ये कहूँगा कि एक हम शब्द इस्तेमाल करते हैं एंजाइटी, क्योंकि ये तो मुझे देखना होगा कि उन्होंने किस तरह के प्रश्न पूछे हैं, किस तरह का क्वेश्चनेयर था। क्योंकि हम लोग भी जब सर्वे करते हैं तो जी। एक क्या क्वेश्चनेयर था, और कैसे उस पर रिस्पांस आया। रिस्पांस के भी अलग अलग मेथड होते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम कोई सवाल पूछते हैं जैसे एंजाइटी या घबराहट, उसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लिनिकल एंजाइटी है, एंजाइटी डिसऑर्डर है। जैसे हम इन दोनों में फ़र्क होता है, एक मानसिक प्रॉब्लम है और एक मानसिक बीमारी है या डिसऑर्डर है। तो कहने का मतलब जब 81% की बात हो रही है, तो मुझे लगता है ये डिसऑर्डर नहीं है, ये एक एंजाइटी, एक तरह का जो घबराहट है या बेचैनी है, उसका जिक्र किया हुआ है, ना कि ये डिसऑर्डर लेवल पे है। हालांकि इसका और देखना होगा कि सवाल किस तरह से इसकी पूछा वजह है। क्या हो सकती है डॉक्टर साहब? क्या अत्यधिक अपेक्षा है? कैरियर को लेकर अधिक दबाव है परिवार का? क्या वजह क्या लगती है देखिए, आपको? जो देखा गया है, जैसे हमारे भी क्लिनिक में आते जी। हैं, वो एनजाइटी डिसऑर्डर के अलग अलग रूप में आते हैं, और उसमें डिप्रेशन है, एनजाइटी है, फोबिया है, अलग अलग किस्म की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये। तो जहाँ तक वजह की बात आप कहें, देखिए, इसकी वजह कई प्रकार की हो सकती हैं। खासकर अगर बच्चों की बात करें, और जो एकेडमिक प्रेशर है, जैसे बात करते हैं कि एक तनाव है कि मुझे एग्ज़ाम देना है, मुझे एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, मुझे उतने मार्क्स लाने हैं। जैसे मार्क्स की बात हो रही थी, नहीं आए तो क्या होगा, मेरे परिवार में मेरा क्या स्थान रहेगा, कंपैरिजन होगा, मेरे भाई के तो इतने आए थे, मेरे कितने आएंगे, और उस तरह से एक प्रकार का जो एक्सपेक्टेशन है वो रहती है। और उसके अलावा ये रहता है कि मेरा भविष्य आगे कैसे रहेगा, और उस प्रकार से जिस तरह से फैमिली, पेरेंट्स, बाकी सब लोग, क्योंकि मार्क्स को लेकर इतना ज़्यादा उसको डालते हैं कि उसके मन में एक बोझ रहता है। और उसके अलावा क्या होता है, क्योंकि ये विशेष साइकिल है, क्योंकि जितना ज़्यादा तनाव रहेगा, क्योंकि उतना फिर वो परफॉर्मेंस में भी वो अफेक्ट करता है। जी। परफॉर्मेंस में अगर प्रॉब्लम हो गई, फिर उसको और चिंता इस बात की होने लगती है। कभी कभी इस तरह की एंजाइटी फिर वो डिप्रेशन का भी रूप लेने लगती है, परफॉर्मेंस कम हो जाती है, और तरह की फिजिकल प्रॉब्लम भी होने लगती है। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो एकेडमिक रिलेटेड जो वातावरण है, या जो प्रेशर है, या जो स्ट्रेस है, ये होता है, उसकी वजह से उसका रूप कभी कभी एनजाइटी के रूप में आता है। जी। अब थोड़ा सा ये बताना ज़रूरी है कि एनजाइटी है क्या, ये एनजाइटी का जी। मतलब क्या है, क्योंकि ये चर्चा नहीं हो पाई जो जैसा हम डिस्कस जी। कर रहे थे। बेसिकली एनजाइटी, जैसे बच्चों में बात करते हैं, क्या है, एक तरह की घबराहट होगी, बेचैनी होगी, कभी पैल्पिटेशन जैसा लगेगा, कभी लगेगा कि जो पल्स रेट तेज हो गई है आपकी, पसीना आ रहा है, यू आर ऑन द एज, बार बार बाथरूम करने आप जाएंगे। तो ये एक तरह का बायोलॉजिकल या बॉडीली सिम्टम्स हो सकते हैं। तनाव रहेगा, सर में दर्द हो सकता है। तो ये जो शारीरिक या बॉडीली सिम्टम हो सकते हैं। दूसरे होते हैं मानसिक सिम्टम, जिसको कहते हैं जब तनाव जब होता है, एंजाइटी होती है, तो एकाग्रता कम हो जाती है। जी। आपने देखा होगा। और इसमें भी सर्वे में उभर के चीज आई है। हाँ, तो जी। उसमें ये भी एंजाइटी, कंसंट्रेशन कम हो जाती है, एकाग्रता कम होती है, आपका मन जो है वो इरिटेबल होने लगता है, चिड़चिड़ा होने लगेगा। फिर उसके साथ साथ एंजाइटी में क्या होता है, जो एक और जो अफेक्ट होता है, आपकी नींद कम हो, नींद में अफेक्ट आता है जी। उसका। नींद आपकी जो है कम हो जाएगी, और फिर नींद कम होगी, फिर और ज़्यादा आप एंग्शियस हो जाएंगे। तो जी ये भी बिल्कुल। एक प्रकार का विशेष साइकिल जी होता है। बिल्कुल डॉक्टर सागर, बिल्कुल। और देश के 29% स्कूली छात्रों में एकाग्रता का अभाव है। ये जो एनसीईआरटी का सर्वे है उसमें ये तथ्य उभर के सामने आया है। सुरक्षित जी, बात मानसिक तनाव की हो चुकी है। एनसीईआरटी ने जो सर्वे किया है उसके तथ्य भी मैंने आपको बताए, जो तस्वीर उभर के आ रही है आपने देखी। अगर छात्र इतने तनाव में रहेंगे, कैसे अपने भविष्य को वो बेहतर कर सकते हैं, अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, और इस तनाव से कैसे मुक्ति पा सकते हैं योग के जरिए? यदि बचपन तनाव से भरा है तो बाकी का जीवन तनाव रहित हो नहीं सकता। बचपन एक बीज की तरह है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक माहौल इस तरह से खुशनुमा तैयार किया जाए
माता पिता और भाई बहन जो और बड़े भाई बहन हैं, एक इस तरह से माहौल जब तक तैयार नहीं होगा, एक खुशनुमा माहौल तैयार नहीं होगा, मन पर लगातार घर के तनाव का ही प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। किस तरह के शब्द माता पिता बच्चे को दे रहे हैं, उसका प्रभाव उसके चित्त पर पड़ना शुरू हो जाता है। जब वो स्कूल में होता है तो वहाँ पर टीचर किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। जब वो रिश्तेदारों में मिल रहा है तो किस तरह से एक ही तरह की बातचीत जब लगातार बच्चे के ऊपर डाली जाती है तो उसका मन जो प्रसन्न होना चाहिए था, हल्का होना चाहिए था, वो नहीं रह पाता और साथ साथ पढ़ाई का एक प्रेशर उसके साथ अंदर चल रहा होता है। असलियत में योग एक जीवन शैली है। योग 4-5 अभ्यास कर लेने से बात नहीं बनेगी, बल्कि वो तो एक दिनचर्या में है। इस तरह से अपने आप को हमें ढालना होगा कि कैसे हम आराम पूर्वक अपने दैनिक कार्यों को कर सकें। पढ़ाई भी हम कर रहे हैं तो क्यों ना प्रसन्नता के साथ कर सके, एक मुस्कुराहट के साथ कर सके, एक हल्केपन के साथ कर सके। असलियत में हमारी पढ़ाई भी एक भार है, खेलने भी बस माता पिता ने कहा इतने बजे आ जाना, एक टेंशन चल रही है मन के बच्चे में कि खेलने गया है वहाँ भी एक टेंशन है, पढ़ने गया है वहाँ भी एक टेंशन है, एक प्रेशर के साथ वो चल रहा है जी। तो जब तक ये माहौल को हल्का नहीं किया जाएगा, जैसे एक माली एक मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और उसके बाद वो पौधा निकलता है उस बीज से, तो माहौल को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो माहौल तैयार हो। दूसरा, योग के कुछ अभ्यास बड़े लाभकारी हो जाएंगे हमारे मन को जी। हल्कापन देने के लिए। जैसे सांस तो हमारे साथ चली रही है, सबके साथ चल रही है। जो छठी क्लास में सांस तो- बच्चा पढ़ता है या 8वीं क्लास में बच्चा पढ़ता है या 9वीं क्लास का बच्चा है या 10th का छात्र है, वो कैसे हाँ हाँ, तो सांस तो हमारी चली रही है, तो बस अपनी आती जाती सांसों को देखना है कि कब श्वास आई और कब सांस गई, और देखने के बाद उस श्वास को लंबा गहरा करना शुरू कर देना है और ध्यान को पेट पर लाकर ऐसा अनुभव करें कि जब सांस भर रहे हैं तो मेरा पेट फूल रहा है और जब सांस निकाल रहे हैं तो पेट दब रहा है। तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि हम कपालभाति की तरह जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत धीरे धीरे यदि बंद आंखों के साथ हम बैठ जाएं कुछ देर के लिए और बढ़ती हुई श्वास पेट को फुला रही है और धीरे धीरे सांस निकल रहा है और पेट दब रहा है, तो जैसे ही आपकी श्वासों की क्रियाएं क्या योग क्लास जो लगाई जाती हैं स्कूलों में लगने से कोई लाभ होगा? नहीं, योग के अभ्यास, चाहे योग के आसन हो, जी। प्राणायाम के अभ्यास हो, ध्यान की क्रियाएं हों, वो शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर कार्य करती हैं। हमारी बॉडी एनर्जी को बैलेंस करने का कार्य करती हैं। जो मेंटल एनर्जी है उसको बैलेंस करने का कार्य करती हैं। एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर उतार देती है। जी। और शरीर में यदि कोई विकृति है, मान लो बच्चों का पेट खराब है, पेट ही ठीक नहीं है, उनको नींद सही नहीं आती, तो उसके कारण से उनके मन के ऊपर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो योग के आसन और प्राणायाम के अभ्यास पूरे शरीर के स्वास्थ्य में चार चांद लगाने का काम करते हैं। और जब शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा मन स्वस्थ होने लगता है, क्योंकि शरीर का यदि शरीर को छोटा करते जाओ तो सबसे सूक्ष्म भाग मन कहलाता है और मन का सबसे स्थूल भाग तन कहलाता है। इसलिए मन का प्रभाव शरीर पर और शरीर का प्रभाव मन पर पड़ने लगता है। डॉक्टर साहब, मैं दो बातें आपसे समझना चाहता हूँ। इसमें एक सर्वे में एक बात खास तौर पे ये उभर के सामने आई है कि 45% छात्र स्कूल के ऐसे हैं जो अपनी छवि को लेकर परेशान हैं कि उनकी शक्ल कैसी है, बनावट कैसी है, वो दिखते कैसे हैं। इसको लेकर भी उनके मन में तमाम तरह के सवाल या एंजाइटी या तनाव, मैं कहूँगा, ये भी नोट किया गया है इस सर्वे में। इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, जो योग की बात है, कई स्कूलों में देखने में आता कि खेल का पीरियड ही ख़त्म कर दिया गया, खेल के लिए मैदान ही नहीं है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा कि इसको हम बोलते हैं सेल्फ इमेज, और ये खासकर बच्चों में इसका संबंध बहुत ज़्यादा है आपकी एंजाइटी को लेकर या आपके डिप्रेशन को लेकर या इवन आपके पॉजिटिव, आपके कॉन्फिडेंस को लेकर। तो इसीलिए सेल्फ इमेज, जैसे मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, उससे आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। और कहीं पर आपको लगता है मैं अच्छा नहीं हूँ या मेरा ये ख़राब है, तो क्योंकि ये जो युवा वर्ग है, जब एडोलेसेंट फेज़ है, क्योंकि इसमें मैं कैसा हूँ या मैं कैसा दिखता हूँ उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है।
हो सकता है इसका प्रभाव इतना एडल्टहुड में ना हो, लेकिन खासकर आपकी एक एडोलेसेंट फेज से आप निकलते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस वक्त इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। और ये नई बात नहीं है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो इमेज डिस्टर्बेंसेस हैं, ये बहुत बड़ा इसका जी। रोल है। और मैं बताऊं कि आज से करीब 20 साल पहले भी जब एम्स में स्ट्रेस का एक सर्वे हुआ था, उस वक्त ये था कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, वन ऑफ द टॉप 3 में था ये। और मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ, नॉट ओनली मैं, मेरी बहन अच्छी नहीं है, वो भी उसका जो है स्ट्रेस का कारण होता है। तो कहने का मतलब है कि ये, क्योंकि इम्पॉर्टेंट बात है, हम इसके बारे में चर्चा नहीं करते, हम डिस्कस नहीं करते हैं। कौन पेरेंट्स जो हैं इस चीज़ को डिस्कस करते होंगे? जैसे डिस्कस कर रहे थे, माहौल क्रिएट करना है और एक पॉजिटिव माहौल देना है, तो वो माहौल एक इंटरेक्शन का माहौल है। जी। वो माहौल एक ऐसा है जहाँ पे कोई बच्चा जो है अपने आप को व्यक्त कर सके, बात कर सके। तो ये जो सेल्फ इमेज की आपने बात बताई, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी ये जो है स्ट्रेस का काफ़ी बड़ा कारण हो सकती है ये। जी। दिनेश जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूँगा। एनसीईआरटी ने एक पठन पाठन जो नवाचार है उसे सीखने के लिए कुछ गाइडलाइंस तैयार की हैं, शिक्षकों के लिए भी। जाहिर सी बात है कि जो छात्र हैं वो शिक्षक के संपर्क में अधिक रहते हैं। इसके मायने क्या हैं, इसको आप कैसे देखते हैं और इसके तहत क्या है गाइडलाइंस के तहत? ऐसा है कि ये गाइडलाइंस में इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की बात है कि जी। छात्र के साथ संवाद करना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन में इसीलिए संतुष्ट नहीं है, संवाद नहीं होता। तो ये अगर हम इसको फ़ॉलो करते हैं और शिक्षक को, बच्चे को ये देखना है कि बच्चा स्कूल में आता है तो शिक्षक की ज़िम्मेदारी होती है और वो उसको किस तरह से, पठन-पाठन की बात तो बात की है। पहले बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाना, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेना ताकि वो अपनी बात बता सके हमको और हम उसकी बात समझ सकें, तो उसकी मन स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। और शिक्षक अगर उसकी मन स्थिति को समझता है तो उसके हिसाब से बच्चे के साथ अगर बात की जाती है तो बच्चा फिर सही ढंग से अपनी बात रखता है और उसकी जो समस्या है वो सामने आ सकती है, उसका समाधान हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे को इस प्रकार का वातावरण दिया जाए कि वो उसको ये ना लगे कि वो डिसलोकेट हो गया है और स्कूल में आके उसको कुछ अजीब-सा लग रहा है, कोई नई परिस्थिति उसके सामने पैदा हो गई है, तो उसको होमली फ़ील कराना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए इसके लिए तमाम प्रकार की जो भी परिवर्तन है, एटीट्यूड में परिवर्तन है या हमारे तौर-तरीकों में परिवर्तन है, पेडागोजी में चेंज लाना है, तो वो सब चीज़ें, जॉयफुल लर्निंग की बात की गई है कि जॉयफुल लर्निंग बच्चे को देनी है, ताकि वो जॉय में हैप्पीनेस महसूस करे। खुशी से अगर वो करता है काम को, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम खुशी से कोई काम करते हैं तो वो हमेशा सफल होता है, जी। सकारात्मक सोच के साथ। जी। तो ये ज़रूरी है कनेक्ट करना। इसीलिए जो ऑनलाइन और ऑफ़लाइन में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि ऑफ़लाइन में शिक्षक के सम्मुख बच्चा है और भी बच्चे हैं, सारे साथ में हैं और उन सबके साथ रह कर के एक कंपनी का फ़ायदा मिलता है और सामने जो चीज़ समझ में नहीं आती, वो क्लैरिटी के साथ समझ में आ सकती है। जी। तो ये चीज़ें दिनेश जी, ज़रूरी हैं जिनकी वजह से दिनेश कि हम जी, सुधार ला सकते हैं। दिनेश जी, इस सर्वे के बाद जो सर्वे उभर के सामने आया है, कोई खास एक बात जो भविष्य के लिए एनसीईआरटी कुछ पाठ्यक्रम को लेकर या शिक्षा का जो तरीका है उसको लेकर कुछ करने जा रही हो, कुछ सुझाव ऐसा देना आप चाहें? ऐसा है कि ये सारे सुझाव एनईपी में दिए गए हैं। जी। हमारा एनसीईआरटी का सबसे बड़ा काम ये है कि हम इसको लागू करें। जैसे टॉय बेस्ड लर्निंग है, खिलौनों के माध्यम से सीखना सिखाना। अब देखिए, खिलौना अगर बनता है और उससे बच्चा खेलता है तो उसका आनंद अलग है, उसी से सीखने की तरीका है। हम बात करते हैं कि पर्यावरण के बारे में सिखाना है। पर्यावरण के बारे में सिखाने का जो तरीका है, अब जैसे आंगनबाड़ी है, अगर आंगनबाड़ी में पेड़ है, पौधा है, फूल है, कितनी चीज़ें, उसका रंग देख करके फूल का, ये रेड, ये लाल रंग का फूल है, ये पीले रंग का फूल है और ये फूल है, ये पौधा है, ये वृक्ष है। ये सब चीज़ें जो है, अगर इस तरह से हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करेंगे, तो ये हमारे उसमें आने जा रहा है सब, जो जी। एनईपी में मैंडेट दिया गया है। और दूसरा ये है कि जो उसका लोकल एनवायरनमेंट है, इसीलिए लोकल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में उसको पढ़ाना, उसको सिखाना, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेगा अपने को, अपनी जी। भाषा में समझाना, तो उसको उसके परिवेश से जोड़ना। अभी की जो शिक्षा है वो परिवेश से दूर ले जाती है बच्चे को, जी। इसलिए उसके जी। अंदर ये एंग्जायटी आती है कि मैं नई बिल्कुल। जगह कैसे एडजस्ट करूंगा, ये बिल्कुल यहाँ पे दिनेश ये जी। बोल रहे हैं, मैं कैसे समझूंगा, बिल्कुल ये दिनेश जी, एनसीईआरटी का जो सर्वे है वो जाहिर तौर पर आंख खोलने वाला है।
अभिभावकों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी और शिक्षकों के लिए भी। जाहिर तौर पर जब अभिभावक और माता पिता और शिक्षक मिलके बच्चों का विकास करेंगे, एक अच्छा वातावरण देंगे, तो हमारा भविष्य, बचपन और अच्छा होगा, तनाव मुक्त होगा। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।